जैसा कि चलिए आज की क्लास गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम पिछली क्लास में 200 क्वेश्चन तक राजस्थान हिस्ट्री पर बात कर चुके हैं। अब हम 200 क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं और 201 नंबर क्वेश्चन है, इस पे बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा। उदय सिंह थे, जिनको नहीं आता है वो याद रखें, उनका आंसर हो जाएगा उदय सिंह। ठीक है, कब किया था अकबर ने मेवाड़ चित्तौड़ पे आक्रमण? तो 1567 में। ठीक है, ध्यान रखना। और उदय सिंह जो थे उनका शासनकाल 37 से 72 तक था, ध्यान रखना। आगे है कीका। कीका किसको बोलते थे? कीका तो वही है हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, इन्हें कीका कहा जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। देखिए जो क्वेश्चन मुझे इजी लग रहा है ना कि वो आप आराम से कर दोगे, वहां पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, तो जहां मुझे लगेगी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो वहां मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मुगल सेनापति कौन थे हल्दी घाटी के युद्ध में? एक तो मानसिंह थे, मुगल सेनापति मानसिंह और आसफ खां, तो दोनों का ध्यान रखना। मानसिंह थे और साथ में आसफ खां भी थे इसमें। ठीक है, और ये इस युद्ध को खमनौर का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली से जेम्स कर्नल टॉड ने कहा है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो बताइए, वीर विनोद में कितनी संख्या बताई गई है? किसने लिखा था पहले तो मुझे ये बता दीजिए। वीर विनोद, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो श्यामल दास ने, श्यामल दास ने लिखी थी वीर विनोद। और इसने कितनी संख्या बताई थी? इसने कहा था कि जो मुगलों की सेना थी वो तो 80,000 थी। मुगल का ही पूछा है, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की संख्या कितनी, महाराणा प्रताप की सेना की संख्या कितनी बताई है, तो वो इसकी आधी थी। मतलब महाराणा प्रताप की कितनी थी? 40,000। ये थी महाराणा प्रताप की। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? इस पर शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो कौन कौन लड़े थे बताओ? राम सिंह तंवर थे, बिल्कुल सही है। बींदा झाला, झाला बींदा, ये भी थे। और रावत कृष्णदास चूड़ावत, ये भी थे। अशोक परमार, ये नहीं थे। याद आ रहा होगा आपको। एक और थे जिनका नाम यहाँ पे नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। राणा पूंजा, वो सेनापति थे हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के, राणा पूंजा। तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? तो ये शहबाज खां थे। दिवेर की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो पता ही है आपको, राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी। और कौन जीता था इसमें? इसमें सुल्तान खां को मार दिया था। सुल्तान खां मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। और इस युद्ध को जो है जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। इसको मेवाड़ का मैराथन कहा है और उसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, हल्दी घाटी वाले को। ठीक है, अगर पूछा जाए मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, तो दिवेर के युद्ध को। याद रहेगा, कंफ्यूज मत होना दोनों में।
कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? आप भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रधान सेनापति था? हो जाएगा। राणा पूंजा भी सेनापति था और हकीम का सूरी भी सेनापति था। ध्यान रखना, राणा प्रताप की सेना का ये प्रमुख सेनापति था हल्दी घाटी के युद्ध के टाइम पे। अगला है, मुगल प्रतिरोध काल में महाराणा प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई? तो सबको पता है, चावंड। कब बनाया था इसको राजधानी? 1585 में। कई बार ये भी पूछा जाता है। अगला है, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रहा? तो 12 वर्षों तक रहा था, आपको पता ही होगा। मतलब 1585 में जब बनाई थी, उसके बाद मृत्यु तक उनकी राजधानी चावंडी रही थी। तो 85 से लेकर के 97 तक राजधानी थी इनकी। खमनोर का युद्ध किसने कहा है हल्दी घाटी की लड़ाई को? बता चुके हैं, अबुल फजल ने। एग्जीक्यूशन है। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपल्ली कहा है। और जो बदायूनी थे, इन्होंने भी इनको कहा है गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध को बदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? आ गया गोगुंदा। महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? 214 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, तो बताइए। महाराणा प्रताप की जो भील सेना थी उसका कमांडर कौन था? हम बात कर चुके हैं अभी राणा पूजा के बारे में कि ये भी सेनापति थे। तो भील सेना जो थी उनके कमांडर थे राणा प्रताप की के। अगला, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? भीलों को सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थान किसने दिया था? राणा प्रताप ने दिया था। कहा जाता है जंगलों में जब गए थे तो भीलों ने काफी सहयोग किया था इनका। तीसरे, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक बात कर चुके हैं हम लोग। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा? तो जलाल खान आए थे, पता ही होगा आपको। तो 4 बार अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया था। तो आपको मैं बता देता हूँ, मैंने इसको जिस तरीके से याद किया है, मैंने इसको याद किया है JMBT, ये क्रम है इनके आने का। सबसे पहले जो आए थे वो जलाल खान को भेजा था, फिर उन्होंने मान सिंह को भेजा था, फिर भगवंत दास को, फिर जो भगवान दास थे वो आए थे, और उसके बाद में टोडरमल ये आए थे। तो ये क्रम है इनका, जलाल खां हो गया, मान सिंह हो गया, भगवान दास हो गया और फिर टोडरमल। तो आप JMBT से इसको याद कर सकते हैं। इसका क्रम है कि किसको अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। अकबर द्वारा सबसे पहले जो भेजा गया था वो जलाल खान थे, उसके बाद में मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल आए थे। ये 1573 ईस्वी में आए थे, ठीक है। अगला, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा? तो दिसंबर में किसको भेजा था? टोडरमल आए थे सबसे लास्ट में। तो ध्यान रखना, दिसंबर लास्ट मंथ भी होता है किसी भी साल का, तो टोडरमल लास्ट में थे। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं याद करने के लिए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? तो बताइए। तो इसमें आंसर ऑप्शन देखते हैं इसके पहले हम। मान सिंह, झालाबीदा, भामाशाह, शक्ति सिंह। तो देखिए, ये जून 1576 में लड़ा गया था, पता ही है सबको। और भामाशाह जो थे उन्होंने निजी संपत्ति से महाराणा की आर्थिक सहायता की थी।
जो भामा शाह थे, उनके प्रताप के मंत्री थे, इन्होंने अपनी निजी संपत्ति दान कर दी थी महाराणा प्रताप को। तो इन्हें जो है दानवीर के नाम से ही फेमस हुए हैं ये। अगला, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? तो आपको पता ही है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने जो है हल्दी घाटी का युद्ध क्षेत्र में हो गया था, उसके बाद दिवेर का युद्ध लड़ा और उसके बाद 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बना लिया था और 1907 तक, जब तक इनकी मृत्यु हुई, इनकी राजधानी चावंड ही रही थी और लगभग 12 वर्षों तक चावंड उनकी राजधानी रहा। तो चावंड हो जाएगा इसका आंसर बी। अगला, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो जहाजपुर की जागीर किसको दी थी? उनके सौतेले भाई का नाम आपको पता करना है यहाँ पे। और उनको कौन सी जागीर दी थी? जहाजपुर की जागीर। तो ये दोनों पता होना चाहिए आपको। तो उनके जो सौतेले भाई थे वो जगमाल सिंह थे और इन्हें उन्होंने जहाजपुर की जागीर दी थी। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन कि महाराणा प्रताप ने जहाजपुर की जागीर किसे दी? तो जगमाल से। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? जय को जय से कनेक्ट कर देना, क्योंकि मेरा जनरली होता है कि मैं जो आगे के वर्ड होते हैं या पीछे के वर्ड होते हैं उनको कहीं ना कहीं सबसे लिंक करता हूँ ताकि भूले नहीं। आगे, किस मुगल ने चित्तौड़ को विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? तो सिक्का एलची किसको जारी किया था? मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किसने किया था चित्तौड़ विजय के बाद में? तो आपको पता ही है चित्तौड़ विजय किसने की थी। चित्तौड़ विजय अकबर ने 1567 में यहाँ पे आक्रमण किया था, सबको पता है। तो इसी टाइम पे उन्होंने सिक्का एलची जारी किया था और कहा जाता है कि अकबर ने जब मेवाड़ में आक्रमण किया, उसको जीत लिया, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कत्लेआम करवाया था और कई लोगों की उसमें मृत्यु हो गई थी। ये अकबर के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता है। अगला है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? तो राणा प्रताप की मृत्यु के बाद कौन बना था? सबको पता है, अमर सिंह, जिन्होंने बाद में जहांगीर से संधि भी कर ली थी। और मुगलों और मेवाड़ के बीच में जो 1615 में संधि हुई थी वो किसने की थी? आपको पता ही है, अमर सिंह उस टाइम पे थे। अगला, मुगल मेवाड़ संधि 1615 किन किन के बीच में हुई थी? तो मुगल मेवाड़ संधि जो हुई थी ये आपको पता ही है, अभी हम बात कर चुके हैं, इजी है। आगे बढ़ते हैं। महाराणा राज सिंह का शासनकाल बताइए आप लोग। आपको पता ही है राज सिंह जो थे किस समय पर थे? तो 1652 में ये बन गए थे और 80 तक रहे थे। 1652 से 80 तक ये रहे थे। और राज प्रशस्ति इनका एक शिलालेख है, वो काफ़ी फेमस है। और राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने की थी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसकी जो वो की थी वो रणछोड़ भट्ट ने की थी। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि राजसमंद झील का निर्माण करवाया इन्होंने, राज प्रशस्ति नामक शिलालेख में। और राज प्रशस्ति जो लिखी थी वो रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, तो राजसमंद के बारे में 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, राजसमंद झील, राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट ने। और शासनकाल आपको पता ही है, 1652 से लेकर के 1680 तक ये शासक रहे, मेवाड़ के महाराजा थे राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने विजय करकाटू की उपाधि धारण की थी? बताइए। तो ये राज सिंह जी थे, इन्होंने धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित हुई? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ और मारवाड़ जो राजस्थान की दोनों ही बड़ी रियासतें थी, एक साथ ये कहाँ पे पराजित हुई थी? तो 1680 में एक लड़ाई हुई थी, देवारी की लड़ाई। ये युद्ध बहुत ही फेमस है, याद रखना इसको। 1680 में ये देवारी का जो युद्ध हुआ था, इसमें मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना को मुगलों ने पराजित कर दिया था। और ये जो युद्ध था ये औरंगजेब और महाराणा राज सिंह इन दोनों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध के बाद में औरंगजेब ने उदयपुर में जो मंदिर थे वहाँ पे काफ़ी लूट मार मचाई थी, उन्हें तोड़ दिया था। आगे,
11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण में लेके गया था? तो बताइए, अकबर जो थे कौन से उसके पास में गए थे? सबको पता है, इस पे शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। संभाजी थे उस टाइम पे, जो मराठा सरदार थे उनके वहां लेके गए थे। आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? सिसोदिया और राठौड़ों के बीच में जो गठबंधन बना उसमें मेवाड़ का शासक आपको पता ही। सिसोदिया राठौड़ गठबंधन कब हुआ था? तो जो महाराजा राज सिंह थे उसके समय में हुआ था ये जो गठबंधन बना था। और राज सिंह की उपाधि आप ध्यान रखना, विजय करकाटू। विजय कटकाटू भी आता है कई जगहों पर, विजय करकाटू या विजय कटकाटू। अगर दोनों में से कोई भी नाम आए तो आपको आंसर लगा देना है। किसकी उपाधि थी? महाराजा राज सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 230। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? काफी बार चर्चा कर चुके हैं हम लोग, इजी क्वेश्चन है। चारुमती कहाँ की थी? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता की प्रवृत्ति दिखाता है। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे, इन्होंने 4 गांव अनुदान में दिए थे। अगला है, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी? ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया किसको दी थी? सज्जन सिंह को। किस गवर्नर जनरल ने दी थी? ये थे लॉर्ड रिपन। कब दी थी आपको पता होना चाहिए, 1881 में दी थी इनको। सज्जन सिंह जो थे उदयपुर रियासत के शासक थे, बताइए आपको। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इसको। लॉर्ड रिपन 23 नवंबर 1881 को दी थी। ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। महाराणा सज्जन सिंह उदयपुर रियासत के शासक थे। ठीक है, अगला आता है इजलास खास की स्थापना किसने की थी? तो इजलास खास के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, सज्जन सिंह ने की थी। इसकी इजी क्वेश्चन है। और इजलास खास क्या थी आपको पता ही है, न्यायिक संस्था थी। इसमें दीवानी और फौजदारी दोनों मामले देखे जाते थे। अपीलीय मामले में जो है अंतिम फैसले दिए जाते थे यहाँ पर। और बाद में इजलास खास को समाप्त करके क्या बना दिया था? महिंद्रा सभा बना दी थी, आपको पता होना चाहिए। जब 1887 में ये बना था और इसके 3 साल बाद मतलब 1880 में इसका नाम बदल के महिंद्रा सभा कर दिया था। और फिर बाद में इसमें 2 विभाग बनाए गए थे महिंद्रा सभा में। एक तो था इजलास कामिल और दूसरा था इजलास मामूली। तो ध्यान होना चाहिए, पहले भी डिस्कस हुआ है इस पे। अगला है, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? सती होने की अंतिम घटना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको आ जाएगा स्वरूप सिंह के समय में। अंतिम सती होने की घटना का उल्लेख हमें स्वरूप सिंह के समय में मिलता है। और जो सर्वप्रथम इसको सती प्रथा को राजस्थान के अंदर बैन किया था वो थे बूंदी के नरेश थे। क्या नाम था उनका? विष्णु सिंह। उन्होंने सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया था सती प्रथा को, ये ध्यान रखना है। ये कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया है। तो देखिए, राव विष्णु सिंह जी जो थे इन्होंने सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया था। और लास्ट जो सती हुई थी वो स्वरूप सिंह के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1861 की घटना थी, ये ध्यान रखना आप। जो स्वरूप सिंह जी थे उनके समय में 1861 में लास्ट सती होने के प्रमाण मिले हैं हमें। अगला है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? तो पगड़ी कौन बांधते थे? जो बांधते थे पगड़ी उनको छापदार बोलते थे। हमारे राजस्थान में भी बोला है कि छापदार है भाई जो पगड़ी बांधते हैं उसको। तो मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति जो था छापदार कहलाता था। अगला है, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो द्वितीय शाखा कब हुआ था?
कब हुआ था बताइए द्वितीय शाखा? 1534 में हुआ था, आपको पता है? तो मैं आपको बता देता हूँ 1534 में चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था, ये याद कीजिए। आपको याद आएगा कि इस समय पे बहादुर शाह जो थे उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था। बहादुर शाह कौन थे? गुजरात के शासक थे। और उस समय पर यहाँ पे रानी कौन थी आपको पता होना चाहिए, रानी थी यहाँ पे कर्मावती। और इसी समय पे कर्मावती ने जो अकबर थे उन्हें राखी भेजी थी और मदद की गुहार लगाई थी। लेकिन बहादुर शाह ने भी अकबर से प्रार्थना की थी कि वो इस समय गुजरात पर आक्रमण ना करे ताकि वह काफिरों का वध कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो हुमायूं थे उन्होंने कर्मावती की मदद नहीं की और इसके बाद बहादुर शाह ने यहाँ पे आक्रमण किया। अपनी हार को पास में देखकर कर्मावती जो थी उन्होंने जोहर रचाया। तो आपको पता होना चाहिए द्वितीय शाखा 1534 में हुआ था। कर्मावती वहाँ की शासिका थी, उनके नेतृत्व में ये हुआ था और बहादुर शाह आक्रमण करता थे। तो ध्यान होना चाहिए आपको। मदद की गुहार किससे लगाई थी इसने? हुमायूं से इन्होंने मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन हुमायूं आए नहीं थे। ठीक है, मैं हुमायूं ही बोल रहा था ना, अगर बाय मिस्टेक अकबर बोल दिया हो तो करेक्ट कर लेना आप लोग। हुमायूं थे इस टाइम पर और हुमायूं से कर्मावती ने राखी भेज के मदद की गुहार लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट, चित्तौड़ की द्वितीय शाखा के समय किस रानी ने जोहर किया? तो हो जाएगा कर्णावती भी बोलते हैं इनको। तीसरा शाखा कब हुआ? तो तीसरा शाखा जो हुआ था वो 68 में हुआ था, जो अकबर ने आक्रमण किया था। उसके बाद यहाँ के सामंत थे फतेह सिंह, उनकी एक पत्नी थी फूल कंवर, उनके नेतृत्व में यहाँ पे तीसरा शाखा हुआ था। तो ध्यान होगा आपको, बात देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी सी। जो तीसरा शाखा था ये कब हुआ था? 1567 से 68 में जब अकबर ने आक्रमण किया था। उस समय फतेह सिंह की पत्नी थी फूल कंवर, इनके नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने जोहर किया। भारतीय इतिहास में सिर्फ चित्तौड़गढ़ एक ऐसी जगह है जहां नारी स्वाभिमान की रक्षा के लिए 3 बार जोहर हुआ था चित्तौड़गढ़ में। ध्यान रखना आप, जिनको साका बोलते हैं। देखिए पहला साका जो हुआ था ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1303 में। दूसरा साका जो हुआ था वो 1535 में हुआ था, बहादुर शाह के आक्रमण के समय में रानी कर्मावती के नेतृत्व में। और तीसरा साका जो हुआ था वो फतेह सिंह की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था, और ये कब हुआ था? 1567 में। तो ध्यान रहेगा, पहला साका 1303, दूसरा साका 1535 और तीसरा साका 1567। पहला साका पद्मावती के नेतृत्व में, दूसरा साका कर्मावती के नेतृत्व में और तीसरा शाखा फूल कंवर के नेतृत्व में। ये आपको ध्यान होना चाहिए। पहली बार आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरी बार आक्रमण किसने किया? बहादुर शाह ने। और तीसरी बार जो आक्रमण किया था वो किया था अकबर ने। तो याद रहेगा। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसने कहा है? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। तो आप लोग बताएंगे ये क्वेश्चन। ये कहा था सर थॉमस रो ने। 39 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 240 पे आ गए हम लोग। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है ये देखने में, और ये RAS 2013 में पूछा गया है। ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। कथन पढ़ लेते हैं एक बार। दूसरा है, बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। बिजोलिया के जागीरदार थे, उन्होंने मना कर दिया इस समझौते को मानने से। अब बात पूछी है इन्होंने कि इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा निम्नांकित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है।
पहला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है। तो आप लोग बताएंगे मुझे कि क्या दोनों सही है। तो पहली बात है कि ब्रिटिश दबाव में मेवाड़ के प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया, ये तो सही बात है। अगला है बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया था, तो ये कथन भी मुझे सही लग रहा है, ये भी सही है। लेकिन ब्रिटिश दबाव में मेवाड़ प्रशासन ने जो माना उसका इससे मुझे कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा है कि ये इसकी व्याख्या कर रहा है, तो व्याख्या नहीं है, बाकी कथन दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। वैसे बी है। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बिजोलिया पे कई बार क्वेश्चन भी आया है। तो मेवाड़ रियासत का जो कौन सा ठिकाना था, ये जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया, कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। कब शुरू हुआ था बिजोलिया आंदोलन, तो आपको बताना है 1897 में। और कितने साल तक ये चला था, तो 44 वर्षों तक, बहुत लंबा आंदोलन चला था ये। और इस टाइम पे कौन थे, ठाकुर किशन सिंह, इन्होंने क्या किया था, लगान की दर बढ़ा दी थी और चबरी लाग भी लगा दिया था, लगान बढ़ा दी, चबरी लाग बढ़ा दिया। और उनके बाद में जो हुए ठाकुर पृथ्वी सिंह, उन्होंने तलवार बधाई नामक लगान लगा दी। तो इनके विरोध में क्या हुआ, सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, ये तीन नाम याद रखना आप, सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। और बाद में 1916 के आसपास विजय सिंह पथिक भी इससे जुड़ गए थे। और पथिक को जो किसान थे उन्होंने महात्मा की पदवी भी दी थी, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, प्रताप, उसके माध्यम से इसका प्रचार किया। तो आप क्या क्या ध्यान रखना है बिजोलिया आंदोलन में, एक तो भीलवाड़ा, दूसरा प्रथम श्रेणी का ठिकाना, 44 वर्षों तक चला, शुरू कब हुआ, 1897 में। पहले कौन थे, ठाकुर किशन सिंह थे, फिर पृथ्वी सिंह बने। तो ठाकुर किशन सिंह थे, उन्होंने एक तो लगान में वृद्धि कर दी, दूसरा उन्होंने चबरी कर लगा दिया। और जो पृथ्वी सिंह थे उन्होंने तलवार बधाई कर लगा दिया था। और ये जो आंदोलन था ये मतलब किन लोगों ने चलाया था, तो इसमें सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव तीनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और विजय सिंह पथिक इससे बाद में जुड़ गए थे। विजय सिंह पथिक जो थे उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। और जो गणेश शंकर विद्यार्थी है उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था इस समय पे जिसका नाम प्रताप था। तो प्रताप के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। 241 नंबर है, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी। अच्छा क्वेश्चन है। 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, बताइए। इसका उत्तर मेरे हिसाब से सवाई राम सिंह सेकंड थे, यही होंगे। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना राम सिंह ने की थी। राम सिंह द्वितीय थे इस टाइम पे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सवाई राम सिंह जो थे इन्होंने कब की थी, 1857 में की थी। और 1857 में इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस नाम से हुई थी, मदरसा ए हुनारी, मदरसा ए हुनारी कला के नाम से उन्होंने इस संस्थान की स्थापना की थी। और वर्तमान में भी ये संस्था है, ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में ये जो स्कूल है ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। मदरसा ए हुनारी नाम से जाना, हुनर की बात थी ना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हुनर होता है, तो मदरसा ए हुनारी नाम दिया गया है इसको। और आजकल आर्ट्स में हुनरी होता है तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट नाम दे दिया इसको। मदरसा ए हुनारी था और 86 में आपको पता होना चाहिए इसका नाम चेंज किया था, तब से इसको ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से जाना जाता है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। 241 में दिक्कत नहीं होगी। 42 आ जाता है कि जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई। बताइए किस जगह नहीं बनवाई। तो आपको पता होगा इन्होंने 5 वेधशालाएँ बनाई थी। कहाँ कहाँ बनाई थी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे नहीं बनवाई थी। उन्होंने जयपुर में बनवाई थी, दिल्ली में बनवाई थी, उज्जैन में बनवाई थी, बनारस और मथुरा में भी बनवाई थी।
तो देखिए दिल्ली हो गया, उज्जैन, मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया, यहाँ पे तो बनवाई थी लेकिन आगरा में नहीं बनवाई थी, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत आनी चाहिए। सवाई जयसिंह जो है द्वितीय, इनके बारे में तो सबको पता ही होता है, अच्छे बढ़िया शासक थे। इन्होंने आगरा में कोई वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था, ऑप्शन में दे रखा था, तो आगरा गलत हो जाएगा। 5 वेधशालाएं, पहली हो गई जयपुर, दूसरी हो गई दिल्ली, तीसरा हो गया उज्जैन, फिर बनारस आ गया, फिर मथुरा हो गया। उज्जैन, बनारस, मथुरा, जयपुर और दिल्ली, ध्यान रहेगा। वैसे तो याद ही रहेगा। ऐसा कुछ आप बना सकते हैं अगर आपको बनाना है तो। NBJDU, जदयू, तो ठीक है, आपको मतलब जैसे याद करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। राजस्थान, किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? ब्लू पोट्री को संरक्षण किसने दिया था? 243 नंबर क्वेश्चन है अपना, तो आप लोग बताइए। ये भी राम सिंह थे जिन्होंने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था। राम सिंह द्वितीय जो थे, इनके आर्ट्स में काफ़ी रुचि थी, तो जयपुर रियासत के जो राम सिंह द्वितीय थे, इन्होंने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया। और ब्लू पोट्री को पुनर्जीवित करने में कृपाल सिंह शेखावत का नाम कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखना, कृपाल सिंह शेखावत जो है, इनका योगदान किसमें था? ब्लू पोट्री में, याद रखने वाली बात है ये। इनके लिए 1974 में जो कृपाल सिंह शेखावत है, उनको पद्मश्री सम्मान भी मिला हुआ है, और 1980 में कलाविद की उपाधि भी दी गई है, और 2002 में भारत सरकार ने इनको शिल्प गुरु की उपाधि दी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है राजस्थान के लिहाज से कृपाल सिंह शेखावत। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन कृपाल सिंह शेखावत यहाँ पे, सवाई राम सिंह ने तो जो है संरक्षण दिया ही था, लेकिन कृपाल सिंह शेखावत आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनको जो है भारत सरकार ने 2002 में शिल्प गुरु की उपाधि दी है, और कलाविद भी इनको कहा जाता है, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं अब। अलवर के किस शासक के समय नीमूचड़ा कांड हुआ था? तो नीमूचड़ा कांड के समय कौन थे अलवर के शासक? जयसिंह थे, महाराजा जयसिंह अलवर के शासक थे ये, और इनके समय में नीमूचड़ा कांड हुआ था। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलवर के शासक महाराजा जयसिंह के समय नीमूचड़ा कांड हुआ था। अलवर के किसानों द्वारा लगान के विरोध में मई 1925 में नीमूचड़ा नामक स्थान पर की गई सभा में इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, और इसको जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने इसको कहा था कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स था, हृदय विदारक था, और इसे दोहरी डायरशाही का नाम दिया। तो ध्यान रखना, नीमूचड़ा हत्याकांड कब हुआ था? मई 1925 में। अब ध्यान रखना, मई में भी 5 आता है और 25 में भी 5 आता है, तो 5-5 हो जाएगा आपका कनेक्ट। मई 1925 हो गया, नीमूचड़ा कांड था, अलवर में हुआ था, शासक कौन थे? जयसिंह थे। और क्या हुआ था यहाँ पे? लगान के विरोध में ये लोग आंदोलन कर रहे बैठे थे, मतलब आंदोलन कर रहे थे, सभा चल रही थी इनकी, तो उस पर गोलियां चला दी, और इसमें अनेक लोग मारे गए। इसको दोहरी डायरशाही कहा, और महात्मा गांधी ने इसको कहा कि ये जलियांवाला जो हत्याकांड था उससे भी बड़ी घटना थी, हृदय विदारक था। अगला, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? जयपुर पे कौन थे? कछवाहा थे। कुछ भी करने की जरूरत मुझे नहीं लगता इसमें है। तो जो बडगुजर और मीणा थे, उनको परास्त किया था यहाँ पे एक व्यक्ति थे, दूले राय। कब किया था? 1137 में। ढूंढाड़ क्षेत्र में, आमेर जयपुर में कछवाहा राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। तो जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, यहाँ पे पहले मीणाओं का शासन था। तो दूले राय जो थे, इन्होंने क्या किया? मीणाओं को यहाँ से पराजित किया, और उसके बाद में इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कछवाहा शासक थे सवाई जयसिंह। 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की इन्होंने स्थापना की थी, जिसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। तो एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि कछवाहा शासक जो जयसिंह थे, उन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1727 में की थी। और इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे। तो आराम से हो जाएगा।
अगला है कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे? कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे बताइए? 46 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो हम बात कर चुके हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। तो कौन से शासक थे वो? आमेर को अपनी राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? तो कोकिल देव थे। दुले राय ने हराया था, लेकिन राजधानी जो बनाया था इसको वो कोकिल देव ने बनाया था। आंसर क्या है इसका? देखते हैं कहाँ गया था, ये रहा। कछवाहा शासक जो थे कोकिल देव, उन्होंने मीणाओं को हरा करके 1207 में 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया। और 1137 ईस्वी में जो दूल्हे राय थे उन्होंने इस कछवाहा वंश की स्थापना की थी। और जो आमेर का लेख है उसमें इनको रघुवंश तिलक कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की? मुगलों के साथ जो संधि करी थी वो कौन थे? तो आपको पता है भारमल। जब अकबर अजमेर आए थे 1562 में, तो उसी टाइम भारमल उनसे जाके मिले थे और उन्होंने वहाँ पे मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और इन्होंने अपनी बेटी थी उसका भी विवाह अकबर के साथ किया था। तो आपको पता है उनका नाम क्या था? हरकाबाई था। भारमल की पुत्री का नाम था हरकाबाई। उनका विवाह उन्होंने अकबर के साथ में किया था। तो हो जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हरकाबाई हो गया 1562। और जो गए थे ये मानसिंह भी गए थे उस समय पे, इनके पुत्र थे मानसिंह। भगवान दास भी गए थे, इनके बेटे थे। और भारमल थे, इनके बेटे हो गए भगवान दास, और फिर इनके भी मानसिंह हो गया। ठीक है, तो हरकाबाई जो इनकी बेटी थी भारमल की, भगवान दास की बहन थी, तो मानसिंह की बुआ हो गई। तो इनका विवाह अकबर के साथ कर दिया था। ठीक है, अगला, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? कर चुके हैं। अमीर उल उमरा किस राजपूत शासक को कहा था अकबर ने? तो भगवंत दास को उन्होंने अमीर उल उमरा कहा था। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आमेर के कछवाहा शासक राजा भगवान दास तथा भगवान दास के बेटे थे मानसिंह। इनके अकबर से घनिष्ठ संबंध थे। और भगवान दास जो थे इनको अमीर उल उमरा की उपाधि दी, 5000 का मनसब भी दिया था। और 1605 में जो थे भगवान दास, इनके दत्तक पुत्र मानसिंह को अकबर ने 7000 का मनसब दिया था। बहुत बड़ा मनसब होता था ये मुगल काल में। इनको 6000 सवार और फरजंद की उपाधि दी थी। अब फरजंद क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फरजंद किसको बोलते हैं? जिसको पता है वो कमेंट करके बताएंगे, और जिसको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि फरजंद का मतलब होता है कि पुत्र के जैसा। तो अकबर जो थे वो मानसिंह को अपने पुत्र के समान मानते थे और उन्हें 7000 का मनसब दे रखा था। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। मुझे लगता है ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, और आप लोग लगातार बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री इसी तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो सब हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। उन सब का कंपाइलेशन हमारे पास है, तो आपको हम पूरा करवाएंगे। और लगभग 8-9 हज़ार क्वेश्चन हमारे पास है, वो सारा हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपके साथ में। और उसको करने के बाद में मुझे नहीं लगता कि राजस्थान का कोई भी पोर्शन आपका छूटेगा। इससे हमें दो चीज़ें पता लग रही है। एक तो ये कि राजस्थान की जो एग्ज़ाम्स है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और दूसरा कि उनको सोल्व कैसे करें, उनका तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और जैसे ही हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बारे में उसके इर्द गिर्द की चीज़ें भी जान रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जैसे कोई आ रहा है तो उसके इर्द गिर्द की चीज़ें जो है वो बार बार पूछी जा रही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग जो है बने रहिए, और यहाँ से हम आपको इसी तरीके से जो PYQ है उन्हीं के माध्यम से आपका लगभग पूरा सिलेबस रिवाइज करवा देंगे। तो आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास 2 महीने हैं, तो 2 महीने में हम जब तक RS एग्ज़ाम आएगा हम लगभग 7-8 हज़ार क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको राजस्थान के लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उस पर भी हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और उनको मैं आपको अगर नीड हुई तो क्लास भी दे दूँगा। ठीक है, तो इस बार बस धूम मचा दो आप लोग, पढ़ो अच्छे से।